Guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the next lecture that is on आर्टिकल 17 आर्टिकल 18। आज हम आर्टिकल 18 को कवर करेंगे, फिर आर्टिकल 19, फिर आर्टिकल 20, फिर आर्टिकल 21। याद रखना, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर एग्जामिनर का ध्यान जाता है, और ये काफ़ी रेलेवेंट भी हैं, काफ़ी ज़्यादा तो न्यूज़ में भी होता है, तो उसका हमें अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहले आर्टिकल 18 देखेंगे, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये बोलता है किसी को कोई भी टाइटल अगर दिया जाता है ना, उसको एबॉलिश किया जाता है, तो ये आर्टिकल 18 बोलता है। अब क्या बोलता है, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल। ये स्टेट को प्रोहिबिट करता है। स्टेट मैंने आपको बताया है कि जो भी टाइटल दिया जाता है उसको प्रोहिबिट किया जाता है, एक्सेप्ट दो टाइटल्स, एक है मिलिट्री टाइटल और दूसरा किसी का एकेडमिक डिस्टिंक्शन। एकेडमिक डिस्टिंक्शन किसी को डॉक्टर लिखा है, किसी को इंजीनियर लिखा है, तो ये वो हो गया एकेडमिक्स। और किसी को मिलिट्री टाइटल दिया गया है, लेफ्टिनेंट दिया गया है, किसी को मेजर दिया गया है, किसी को कैप्टन दिया गया है, किसी को कॉलोनियल दिया गया, तो ये हो गए हमारे पास एक्सेप्शन। ये इन टाइटल्स को एबॉलिश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल ऑन एनी बडी वेदर ए सिटीजन आर ए फॉरेनर। वो सिटीजन हो, सिटीजन को कोई टाइटल दिया हो, या कोई फॉरेनर है उसको इंडिया में कोई टाइटल है, तो वो सारी टाइटल जो है वो एबॉलिश किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल से समझो, द गवर्नमेंट कैन नॉट ग्रांट हेरिडिटेरी टाइटल्स। गवर्नमेंट हेरिडिटेरी टाइटल्स नहीं दे सकता है, नहीं ग्रांट कर सकता है। जैसे किसी को नाम दिया गया राजा, किसी का नाम राजा, जैसे महाराजा, पहले ज़माने में क्या होता था, इंडिपेंडेंस से पहले राजा के नाम से पुकारा जाता था किसी आदमी को, तो जब लोग उसको देखते थे ये राजा साहब हैं, ये महाराजा साहब हैं, तो उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाता था। तो ये चीज़ें जो है इन टाइटल्स को गवर्नमेंट ने रोक दिया। हाउएवर मिलिट्री टाइटल्स लाइक फील्ड मार्शल, किसी को मिलिट्री टाइटल दिया गया जैसे कि फील्ड मार्शल, और एकेडमिक टाइटल्स किसी को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी लिखा गया है, तो ये टाइटल जो है ये प्रोहिबिट नहीं किए गए हैं। अरे बात समझ। इट प्रोहिबिट्स ए सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। फॉर एग्जांपल, अगर इंडियन सिटीजन है, उसको किसी फॉरेन कंट्री कोई टाइटल दे रही है, फॉर एग्जांपल कोई भी आप में से कोई अच्छा काम कर रहा है, तो किसी फॉरेन कंट्री ने आपको कोई टाइटल दिया है, लेकिन आप इंडियन सिटीज़न हो, किसी फॉरेन कंट्री ने आपको टाइटल दिया है, तो जब आपको टाइटल दिया जाता है तो दैट मीन्स उसको प्रोहिबिट किया जाता है। अब जनरली जैसे कि पहले क्या होता था, जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की मैं एक एग्जांपल बताऊंगा आपको, तो फिर इंडियन लीडर्स को टाइटल्स के नाम से टाइटल्स दिए जाते थे, ब्रिटिशर्स देते थे लंदन में, बट द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ही थे वो। तो वही अभी आज के टाइम पे उन चीज़ों को प्रोहिबिट किया जा रहा, कोई फॉरेन टाइटल नहीं चलेगा। इट प्रोहिबिट सिटीजन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। कोई भी फॉरेन स्टेट अगर कोई टाइटल दे रहा है ना, उसको प्रोहिबिट किया जा रहा है अंडर आर्टिकल 18। जैसे कि इफ एन इंडियन सिटीजन इज ऑफर्ड द टाइटल ऑफ सर, अगर कोई इंडियन सिटीजन है उसको किसी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर का टाइटल दिया है, दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग इट, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, उनको बैन किया गया है। ए फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट, ठीक है, कोई फॉरेनर है, वो इंडिया में उसका कोई ऑफिस है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, या कोई भी ट्रस्ट है इंडियन गवर्नमेंट के अंदर या इंडियन स्टेट के अंदर, कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। तो वो कोई भी फॉरेनर इंडिया के अंदर है, उसको भी अगर कोई टाइटल मिलता है फॉरेन स्टेट से, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो भी प्रोहिबिट किया जाएगा। तो ये लिखा है, फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पर प्रेसिडेंट का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रेसिडेंट का कंसेंट नहीं लोगे, परमिशन नहीं लोगे, तब तक वो टाइटल आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल से समझो, सारा पॉलिटी एग्जाम्पल पे ही है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म्स दिए गए हैं, पॉलिटी के टर्म्स हैं, इनको समझना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप जनरली रटा तो नहीं कर सकते हो। जब आपके पास एक बैकग्राउंड हो, एक एग्जाम्पल हो, आपको क्वेश्चन आएगा, आप थोड़ा सा वहाँ सोच कर क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। फैक्ट्स तो पता ही है, फैक्ट्स याद रहते ही हैं, बट कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते हैं जब तक आपको एक एग्जाम्पल नहीं होगी। जैसे
इफ़ ए फॉरेन डिप्लोमेट, कोई फॉरेन डिप्लोमेट इंडिया के अंदर है, यूएसए का कोई डिप्लोमेट यहाँ पर है, चाइना का कोई डिप्लोमेट यहाँ पर है, जापान का कोई डिप्लोमेट यहाँ पर है, वर्किंग फॉर द इंडियन गवर्नमेंट इज ऑफर्ड ए टाइटल लाइक ड्यूक। फॉर एग्जाम्पल एक फॉरेन डिप्लोमेट है वर्किंग फॉर इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडिया की गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, और उसको टाइटल दिया गया सपोज जैसे ड्यूक का टाइटल दिया गया बाय अनदर कंट्री, किसी और कंट्री ने, दे मस्ट फर्स्ट ऑब्टेन द प्रेसिडेंट्स परमिशन, इसको प्रेसिडेंट का परमिशन लेना है टू एक्सेप्ट इट, कि मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ इसको या नहीं कर सकता हूँ। डिपेंड करता है, प्रेसिडेंट अगर परमिट करेगा कि हाँ ठीक है तो वो ले सकता है, अगर परमिशन नहीं मिल रहा है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। नो सिटीजन आर फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आर ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज नॉट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट, इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट। तो बोला जाता है कोई जो भी इंडियन सिटीजन है या कोई भी फॉरेनर है, कोई भी इंडियन सिटीजन या कोई भी फॉरेनर अगर है, वो अगर उनको अगर इन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है इंडिया के अंदर या कोई भी ट्रस्ट है इंडिया के अंदर स्टेट के अंदर, वो कोई भी प्रेजेंट अगर दिया जाता है, कोई भी एमोलमेंट्स उसको मिलते हैं, और ऑफिस फ्रॉम और अंडर द फॉरेन गवर्नमेंट वुड विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसे कि आप इसको एग्जांपल से समझो, एन इंडियन एम्बेसडर टू द यूएसए, सपोज इंडियन एम्बेसडर है, इंडियन सिटीजन है, कोई आईएएस ऑफिसर है, अब वो इंडियन एम्बेसडर बना लेकिन यूएसए में है, कैन नॉट एक्सेप्ट ए गिफ्ट, उसको गिफ्ट वो एक्सेप्ट वहाँ पर गिफ्ट नहीं कर सकता है, आप ए सिग्निफिकेंट वैल्यू जिसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी उसको गिफ्ट की गई है, करोड़ों की प्रॉपर्टीज, और ए पोजीशन इन द यूएस गवर्नमेंट, या यूएस गवर्नमेंट को में उसको कोई अच्छी पोजीशन दी गई है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है विदाउट गेटिंग द प्रेसिडेंट कंसेंट, जब तक प्रेसिडेंट का कंसेंट नहीं मिलेगा। यही लिखा है, नो सिटीजन आर फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी कोई सिटीजन इंडिया का या कोई फॉरेन होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट स्टेट के अंदर, उसको कोई भी प्रेजेंट अगर मिल रहा है, कोई भी एमोलमेंट अगर मिल रहा है, या कोई भी फॉरेन कंट्री में उसको एक आप बोल सकते हो यहाँ पर क्या लिखा गया है, कोई भी पोजीशन दी गई है, ये लिखा गया है ऑफिस फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन, वो नहीं ले सकता है जब तक प्रेसिडेंट का कंसेंट नहीं होगा। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नेशनल अवार्ड्स, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर किसी पर्सन को टाइटल दिया गया है नेशनल अवार्ड्स का टाइटल, नेशनल अवार्ड्स में क्या आता है, किसी को भारत रत्न मिला, किसी को पद्मा विभूषण मिला, किसी को पद्मा विभूषण मिला, किसी को पद्मश्री मिला, ये नेशनल अवार्ड्स हैं, तो ये वायलेशन नहीं है या इनको प्रोहिबिट नहीं है किया गया है, बट आप अपने नाम के नाम से पहले नहीं लगा सकते हो। सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम वहीद है, तो मैं अगर मुझे सपोज भारत रत्न मिला, अब मैं अपने नाम के से पहले नहीं लगाऊंगा फिर भारत रत्न मिलने के बाद कि भारत रत्न मीर वहीद या पद्म विभूषण मीर वहीद, ये मैं नहीं अपने नाम से लगा सकता, मतलब प्रीफिक्स नहीं लगा सकता हूँ मैं, ऐसे इस चीज़ को समझो। अवार्ड्स लाइक भारत रत्न एंड पद्मश्री आर नॉट कंसिडर टाइटल्स, क्योंकि इनको हम टाइटल्स नहीं बोलते हैं, भारत रत्न या पद्म विभूषण पद्मश्री, ये क्या बोलते हैं उसको, ये टाइटल्स के अंडर नहीं आता है, अंडर आर्टिकल 18, अंडर आर्टिकल 18, एंड कैन बी कन्फर्ड बाय द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल अचीवमेंट्स, क्योंकि इसलिए मिलता है क्योंकि किसी पर्सन को कोई अचीवमेंट, ये उसको अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करता है, किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो भारत रत्न मिलता है, तो उसके अचीवमेंट पे है, बट ये आप प्रीफिक्स नहीं लगा सकते, अपने नाम के साथ नहीं लगा सकते, अगर आपने नाम के साथ लगा लिया है तो आपको वो फिर अवार्ड छीना जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी। तो ये था अंडर आर्टिकल 18। तो हमने क्या किया, हमने आर्टिकल 12 भी किया, हमने 13 भी किया, हमने 14 भी किया, हमने 15 भी किया, हमने 16 भी किया, हमने 17 भी किया, हमने 18 भी किया, मतलब 7 आर्टिकल्स अभी तक हमने किए, और बेसिक एक इंट्रोडक्शन भी हमने समझा था, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल्स के ही बारे में हैं, क्योंकि आपको अपने राइट्स जानने हैं आर्टिकल के हिसाब से। अब हमारा नेक्स्ट जो होगा वो होगा आर्टिकल 19, बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट, और रिसेंटली कांस्टेबल पे क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल 19 के अंदर ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्यों ये 3 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये न्यूज़ में बार बार रहता है, बार बार ये न्यूज़ में होता है। ठीक है, तो इसको हम अब डिस्कस करने वाले हैं। सो अब हम आर्टिकल 19 पढ़ेंगे। देखो, इसका कंटेंट जो मैंने क्रिएट किया है ना, ये इस लेवल का है कि आपको
आर्टिकल 19 टिप्स पे होना चाहिए, आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। और आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इसके पीछे रीज़न ये है कि जब तक आपको ये आर्टिकल समझ नहीं आएंगे ना, आप इसमें कोई भी आप फैक्ट्स याद तो कर सकते हो, बट आप 2 दिन के बाद फैक्ट्स को भूल जाओगे। फैक्ट्स अपने आप याद हो जाएंगे जब आप इनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझोगे। तो यहाँ पर मैंने वही कोशिश की है, ठीक है। ऊपर ऊपर से नहीं है, ये डेप्थ में भी नहीं बोलूँगा, बट बेसिक फाउंडेशन जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिले अंडर आर्टिकल 19। ये समझने के बाद आपको आर्टिकल 19 हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर एग्जामिनर का माइंड आर्टिकल 19 के ऊपर ज़्यादा जाता है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो कोई फैक्ट ही देगा, वो कॉन्सेप्ट्स पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सो लेट अस स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 सबसे पहले क्या बोलता है? राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम में हमें आर्टिकल 19, 20, 21, 22, हम अब आर्टिकल 19 पढ़ेंगे, 20 पढ़ेंगे, 21 पढ़ेंगे, 22 पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा राइट इक्वालिटी, ठीक है। उसमें हमने 14 से 18 पढ़ा, अब हम 19 पढ़ेंगे, फिर 20 पढ़ेंगे, फिर 21, फिर 22, फिर 21A भी हमें पढ़ना है। सबसे पहले आर्टिकल 19 में हम देखेंगे राइट टू फ्रीडम। अब इसमें 6 राइट्स की हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन यही बनता है कि कितने राइट्स आर्टिकल 19 के अंदर है। आपको बोलना है 6 राइट्स आर्टिकल 19 के अंदर। ये पहला फैक्ट हो गया। क्या क्या राइट्स हैं वो हम एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट हमें समझो, सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जनरेट होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन अगर समझ में आ गया, आपको ये चीज़ समझ में आएगी। क्वेश्चन अगर समझ में आएगा, आपको पूरा सीधे माइंड में ये चीज़ आ जाएगी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन टू ऑडियंस, अपने स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। हैव यू एवर थॉट अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट इज टू स्पीक your mind freely or travel anywhere in the country without restriction? What would life be like without these freedoms? आपको कहा जाता, कभी आपने ऐसा सोचा कि जो आप बोलते हो, ठीक है, जो भी आपके माइंड में आता है, कोई भी आप चीज़ सोचते हो या कोई भी चीज़ आप बोलते हो, या आप ट्रैवल करते हो किसी भी कंट्री में कहीं पर भी आप जा रहे हो, ठीक है, विदाउट रिस्ट्रिक्शन, क्या आप विदाउट रिस्ट्रिक्शन जाते हो या कि विदाउट रिस्ट्रिक्शन आप बोलते हो, ठीक है। तो आपके माइंड में आना चाहिए क्या हम हमेशा के लिए जो हम बोलते हैं, क्या वो हमेशा के लिए हम बोल सकते हैं, क्या कभी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है? ऐसे आपके माइंड में आना चाहिए। वट वुड लाइफ बी लाइक विदाउट दीज फ्रीडम? अगर हमारे पास ये फ्रीडम्स नहीं होते। कौन सी फ्रीडम? हम फ्रीली बोल पा रहे हैं, हम फ्रीली मूव कर पा रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक जगह से दूसरी जगह, हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम जहाँ जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं होता, हम फ्रीली मूव नहीं करते, यही तो है राइट टू फ्रीडम। हम फ्रीली नहीं बोल पाते, हम फ्रीली मूव नहीं कर पाते, हम फ्रीली बहुत सारी चीज़ें जो हम फ्रीली करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? माइंड में ये चीज़ें आनी चाहिए ना। तो फिर क्या होता? फिर ये होता, आंसर है आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स। आर्टिकल 19 हमें गारंटी करता है 6 फंडामेंटल राइट्स की टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे रियल लाइफ में हम किस तरीके से को देखेंगे। 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 क्या है? सबसे पहला राइट जो है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आ रही बात समझ? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल 19 के अंदर है। क्वेश्चन मैंने बनाया, व्हाट डज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मीन? इसका मतलब क्या है? कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल वेयर दिस राइट इज यूज्ड? और आपको एक एग्जाम्पल से समझना है इसको, या आपको एक ऐसे एग्जाम्पल बतानी है कि जहां पर इस राइट को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एक तो समझ लिया, दूसरा है कि प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे हम कहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं, या अभी ऐसा कुछ हुआ है इस राइट के ऊपर, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे पास अवेलेबल है इंडिया में अभी तक हुआ है फ्रॉम 1947, वो हम समझेंगे। सो क्वेश्चन इज व्हाट डज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच मीन? कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल वेयर दिस राइट इज यूज्ड? आंसर हमारे पास ये है, इट मीन्स यू कैन फ्रीली एक्सप्रेस योर ओपिनियन। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि आप फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो अपना ओपिनियन, जो भी आपको अपनी राय है,
जो भी आपका अपना आइडिया है, जो भी आपका अपना बिलीफ है, जो भी आपका अपना फेथ है, वो आप क्या कर सकते हो, फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यू एज ए यूट्यूबर, फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई स्टूडेंट यूट्यूब चला रहा है, तो दैट मीन आप यूट्यूबर हो गए। मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ, तो मैं तो यूट्यूबर हो गया। फॉर एग्जाम्पल यू एज ए यूट्यूबर आर यूजिंग योर फ्रीडम ऑफ स्पीच टू शेयर नॉलेज विद द वर्ल्ड। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हो पूरे पूरे वर्ल्ड में। आपकी वीडियोस को देखते हैं, आप व्लॉग्स बना रहे हो, आप कोई भी एजुकेशन चैनल बना रहे हो, आप कोई भी बिजनेस चैनल बना रहे हो, तो आप अपना जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर कर पा रहे हो, वो आप फ्रीली कर पा रहे हो। आ रही बात समझ? आपको गवर्नमेंट के से परमिशन नहीं लेना है कि मैं एजुकेशन वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ सामने, आपको कोई परमिशन किससे नहीं लेना है। दैट मीन्स आप फ्रीली ये चीज़ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, प्रैक्टिकल एग्जांपल में समझेंगे ऐसा क्या हुआ। 2018 में एक केस हुआ है, द कन्हैया कुमार केस एट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। सबको पता है, न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा था। हुआ क्या था इन 2018, द कन्हैया कुमार केस एट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्पार्क डिबेट अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच। एक डिबेट हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर। व्हेन कन्हैया कुमार वाज अरेस्टेड, और जब कन्हैया कुमार को अरेस्ट किया गया फॉर एलिजिडली रेजिंग एंटी नेशनल स्लोगन, उसने कुछ एंटी नेशनल स्लोगन्स दिए। दिस केस डेमोन्स्ट्रेटेड द लिमिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। और अब जब उसने एंटी नेशनल स्लोगन्स दिए, दैट मीन्स उसको फ्रीडम थी, राइट टू स्पीच, लेकिन जब उसने एंटी नेशनल स्लोगन्स दिए तो उसको अरेस्ट किया गया। दिस केस डेमोन्स्ट्रेटेड द लिमिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच व्हेन इट थ्रेटन्स पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी। मेरी बात समझ आ रही? दैट मीन्स जब एंटी नेशनल स्लोगन उसने दिया तो ये तो इंडियन सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर के ऊपर एक थ्रेट देखने को मिल रहा है, तो दैट मीन्स उसको अरेस्ट किया गया है। दैट मीन्स उसकी स्पीच, फ्री स्पीच जो थी, उसको लिमिट किया गया है। वो जो फ्रीली बोल रहा था, लेकिन उसकी वजह से नुकसान होने लगा, मतलब थ्रेट हो गया पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी को। मतलब क्या इसका, आप हमेशा फ्री स्पीच नहीं कर सकते हो। अगर उससे कोई भी नुकसान हो रहा है, कोई भी पब्लिक ऑर्डर, कोई भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट आ रहा है, तो आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, आपको अरेस्ट किया जाएगा, आपको रोका जा सकता है। दैट मीन्स आर्टिकल 19 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। हाउएवर इफ़ योर स्पीच इंसाइट्स वायलेंस आर स्प्रेड हेट, अगर आपने ऐसी कोई स्पीच दी है, कहीं पर भी पब्लिक में जाते हो, आप कुछ बोलते हो, बीच में से कोई स्पीच आपने दी, आप यूट्यूब पे कुछ बोल रहे हो, बीच में से ऐसा कुछ हेट स्पीच आपने दिया जिससे वायलेंस होने लगा, इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट इसको आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। फिर आप ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच मैं बोल सकता हूँ। अरे आप कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हो जिससे कोई भी वायलेंस हो, कोई भी नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट हो, या और भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सोसाइटी के अंदर, तब आपको अरेस्ट किया जा सकता है। और आप कोर्ट में ये नहीं जा सकते हो कि मेरा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो वायलेट हो रहा है। और फिर वहाँ पर क्या दलील रखी जाती है कोर्ट के सामने, कोर्ट में देखा जाएगा कि आपकी वजह से वायलेंस होने लगा, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर में ये नेशनल सिक्योरिटी इशू होने लगा, तो दैट मीन्स राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच भी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। एग्जाम्पल समझ में आ गई? ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था, और ये मैंने वो एग्जाम्पल दी, आप फ्रीली बोल सकते हो, बट ये भी ध्यान रखना आप क्या बोल रहे हो उस पर पूरा फोकस रखना है। सेकंड, अब दूसरा राइट आर्टिकल 19 के अंदर क्या आ रहा है, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। आप असेंबली बना सकते हो, आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हो, या आप फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स असेंबल हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई डिमांड पूरी करनी है, आप बोल रहे हैं कि हमें एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड होना चाहिए, या आप कुछ एज रिलैक्सेशन, आप पीसफुल प्रोटेस्ट करते हो, मतलब इसी को राइट असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। आपके हाथ में जेब में चाकू वाकू नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई ऐसा चीज़ होगा जिससे आप ये दिमाग में आ जाए कि हम अटैक भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर तोड़ फोड़ कर सकते हैं, आपके पास ऐसा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। इसको बोलते विदाउट आर्म्स। फॉर एग्जांपल कोई तलवार लेकर आ गया, कोई चाकू लेकर आ गया, ये नहीं होनी चाहिए। तो व्हाट अबाउट द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, व्हाट डज दैट अलाउ अस टू डू? इससे हम क्या कर सकते हैं, मतलब किससे, कि राइट असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ये हमें एक राइट है ना, तो हम इस राइट से क्या कर सकते हैं? देखो, इट अलाउज अस टू गैदर इन ग्रुप्स फॉर प्रोटेस्ट। अगर हमें कोई भी प्रोटेस्ट करना है, ठीक है, कोई भी मीटिंग करनी है,
कोई भी इवेंट हमें करना है, एज लॉन्ग एज वी डू इट पीसफुली विदाउट वेपन्स, हम इसको पीसफुली कर सकते हैं, जब तक मर्जी तब तक कर सकते हैं विदाउट वेपन्स। जैसे कि आप लद्दाख का प्रोटेस्ट आप देखोगे पिछले 2-3 महीने पहले, जो क्या बोलते उसको, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये कर रहे थे, क्या बोलते, प्रोटेस्ट चल रहा था उनको, कुछ शेड्यूल कास्ट्स का, रिजर्वेशन का और बाकी बाकी चीज़ों का, ठीक है। जब उसने वो प्रोटेस्ट चल रहा था और वहाँ पर फास्ट किया रखा था उसने, ठीक है, तो दैट मीन्स वो पीसफुली वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब देखो यहाँ पर, थिंक ऑफ पीसफुल रैलीज लाइक क्लाइमेट चेंज प्रोटेस्ट। फॉर एग्जांपल प्रोटेस्ट चल रहा है, कहीं पर पोल्यूशन है, क्लाइमेट, दिल्ली में फॉर एग्जांपल पोल्यूशन हो गया बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट रेस्पॉन्स नहीं ले रहा है, तो लोग पब्लिक बाहर आ जाएगी, वहाँ के सिटीजन्स बाहर निकलेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर, प्रोटेस्ट करेंगे कि क्लीन इन्वायरमेंट हमें मिलना चाहिए जब पोल्यूशन होता है। तो दैट मीन्स आप पीसफुली वो रैलीज निकाल रहे हो। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम देखेंगे, इन द 2011 इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट, एक केस था इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट लेड बाय अन्ना हजारी ने, कि एक मूवमेंट चल रहा था करप्शन के अगेंस्ट, उसको नाम दिया गया द 2011 इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट, और इसको लीड अन्ना हजारी कर रहा था। इज ए क्लासिक एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल मानी जाती है। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर पीसफुली, थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है वो पीसफुली इकट्ठे हो गए अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में। क्यों हो गए थे? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट करप्शन, करप्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना, डिमांडिंग स्ट्रॉन्गर एंटी करप्शन लॉ। और इनकी डिमांड क्या थी इस प्रोटेस्ट से? क्या बोल रहे थे वो कि एंटी करप्शन लॉज का लेकर आओ। द गवर्नमेंट अलाउड द पीसफुल असेंबली, गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हो। टू कंटिन्यू रखो, डिमॉन्स्ट्रेटिंग द राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, और यहाँ पर आपका राइट था कि हम प्रोटेस्ट करें, हम असेंबल हो जाए पीसफुली। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन है। कैसे रिस्ट्रिक्शन है? बट इफ गैदरिंग कुड लेड टू वायलेंस, लेकिन अगर ऐसी गैदरिंग हो रही है कुछ वायलेंस हो गया, ठीक है, डिसरप्ट पब्लिक ऑर्डर हो गया, आपस में लड़ाई करने लगे, रोड को ब्लॉक किया, कि पब्लिक को कोई बीमार हो गया, एम्बुलेंस को रोक लिया, मतलब कोई भी डिसरप्ट हो गया पब्लिक ऑर्डर, लाइक कोई राइट्स उन्होंने किए, तो सेक्शन 144 इम्पोज किया जाता है उस गैदरिंग को रोकने के लिए। फिर ये सेक्शन अप्लाई होता है। अब मुझे बोलो, यहाँ तक मैंने आपको ये बताए 2 आर्टिकल्स, आर्टिकल 19 के अंदर 6 राइट्स आते हैं, 2 राइट्स मैंने एक्सप्लेन की। क्या मुझे ज़रा बोलो, क्या ये डिफ़िकल्ट है? बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, ये आपके डेली लाइफ के साथ ही एसोसिएटेड है। इस एंगल से आप टॉपिक्स को कवर करोगे, आपके लिए पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। हाँ, टाइम लगता है समझने में, डेफिनेटली जब टाइम आप दे दोगे समझने के लिए तब ही तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में ये चीज़ें करोगे तो आपको, मतलब आपको 2 महीने में कोई चीज़ पढ़ने, आपको 1 साल भी अगर दे दोगे ना, जल्दबाजी में 1 साल भी दे दोगे तो आपको 1 साल में भी वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, जो आप स्टेप बाय स्टेप नहीं समझोगे। ये मैं सिर्फ आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझो। अगर कोई भी सब्जेक्ट आप खुद पढ़ रहे हो ना, कोशिश करो उससे इतना आसान करने की कि आपको किसी भी टाइम उस टॉपिक के ऊपर पूछा जाए क्वेश्चन, आप गैस करके उसको उस आंसर तक पहुँच सकते हो। थर्ड राइट है, मतलब क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैं बताऊँगा। कैन वी फॉर्म एनी ग्रुप और एसोसिएशन? दैट मीन्स हमारे पास राइट है। कौन सा राइट है? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, हम यूनियन बना सकते हैं, हम एसोसिएशंस बना सकते हैं। तो क्वेश्चन मैंने बनाया, कैन वी फॉर्म एनी ग्रुप और एसोसिएशन, क्या हम कोई ग्रुप या कोई एसोसिएशन बना सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन इसके साथ, व्हाट डज द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन मीन? इसका मतलब क्या है? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट वी कैन क्रिएट ग्रुप फॉर एनी कॉमन पर्पज, हम एक ग्रुप बना सकते हैं एक कॉमन पर्पज के लिए, वेदर इट इज़ फॉर सोशल रीजंस के लिए हो, इकोनॉमिक रीजंस के लिए, प्रोफेशनल रीजंस के लिए हो। फॉर एग्जांपल कोई प्रोफेशनल्स हैं, फॉर एग्जांपल कुछ मुलाजिम हैं किसी डिपार्टमेंट के, वो बोलते हमारी सैलरी को बढ़ाओ, ऐसे आप समझो, या हमें परमानेंट करो। अगर वो टेम्परेरी लगे हुए हैं या कुछ भी उनका कुछ इशू है, वो उस इशू को रेज कर पा रहे हैं, तो दैट वो एक एसोसिएशन बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स फॉर्म यूनियन टू एड्रेस वर्क प्लेस इशू। फॉर एग्जाम्पल टीचर का ग्रुप है, जो जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी टीचर्स हैं सपोज, वो उन्होंने यूनियन एक बनाया, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं
किस लिए कर रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि हमारी जो वर्क प्लेस इश्यूज हैं वो उनको एड्रेस करो। कुछ इशू होगा वर्क प्लेस पे तो उसको एड्रेस करने के लिए, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझो अब क्या हुआ था 2019 में। इन 2019 द इंडियन फार्मर यूनियन लेड नेशनल प्रोटेस्ट अगेंस्ट न्यू फार्म लॉज। आपको याद होगा, देखो मैं वो एग्जांपल्स लेकर आया हूं जो आपको सारे अवेयर है, ठीक है। तो इंडियन फार्मर्स यूनियन बनाया गया है, एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट किया गया, पूरे कंट्री में प्रोटेस्ट चल रहा था, कुछ स्टेट्स में तो ज़्यादा ही, अगेंस्ट न्यू फार्म लॉज, जो भी नए फार्म लॉज लाए थे गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट। द यूनियन ऑर्गेनाइज्ड पीसफुल प्रोटेस्ट, ये जो यूनियन बनाया गया था इंडियन फार्मर्स यूनियन, पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, रैलीज निकाली जाती थी एंड सिट टू डिमांड दैट द गवर्नमेंट रिपील्स द लॉ। वो डिमांड क्या करे थे कि गवर्नमेंट इन लॉज को वापस ले जाए, जो भी लॉज बनाए हम इन लॉज से सेटिस्फाई नहीं है, गवर्नमेंट इन लॉज को वापस ले जाए, विच दे बिलीव्ड वुड नेगेटिवली इफेक्ट फार्मर्स इनकम, ठीक है। क्योंकि उनको पता था कि ऐसे लॉज है जिनकी वजह से हमारी मतलब फार्मर्स की इनकम जो है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। क्या इन यूनियंस या इन एसोसिएशंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है? इफ एन एसोसिएशन प्रमोट्स इलीगल और वायलेंट एक्टिविटीज, अगर इन एसोसिएशंस में कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है, कोई भी वायलेंट एक्टिविटीज हो रही है, गवर्नमेंट क्या कर सकता है? डिसॉल्व इट। दैट मीन्स गवर्नमेंट इस यूनियन को रोक सकता है, गवर्नमेंट इस यूनियन को खत्म कर सकता है, कोई यूनियन नहीं रहेगा, फिर फार्मर्स यूनियन को खत्म किया जाएगा, ठीक है। ये है आपके पास क्या था ये, व्हाट डज द राइट टू फार्म एसोसिएशन मीन। अरे बात समझ, ये थर्ड राइट था अंडर आर्टिकल 19। अब आर्टिकल 19 के अंदर फोर्थ राइट, ठीक है। फोर्थ राइट क्या है? फोर्थ राइट है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये आपका फोर्थ राइट है। क्वेश्चन क्या है? डज दिस राइट एलो अस टू ट्रेवल फ्रीली विद इन इंडिया। बोला जाता है क्या ये राइट जो है ये हमें एलो करता है कि हम इंडिया में फ्रीली मूव कर सके। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में हो, आप दिल्ली जा सकते हो, दिल्ली में रह सकते हो, वहाँ पर लैंड खरीद सकते हो, वहाँ पर फ्लैट ले सकते हो। आप बॉम्बे जा सकते हो और मुंबई जा सकते हो, लैंड ले सकते हो, फ्लैट ले सकते हो, जहाँ मर्जी आप रह सकते हो। आरी बात समझ, व्हाट डज द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी। पूरी कंट्री के अंदर आप जहाँ पर जाना चाहते हो इसको बोलते थ्रू आउट द टेरिटरी। इसका मतलब क्या है? यस, यस का मतलब इस पहले पार्ट का आंसर यस, इट अलाउज अस टू ट्रेवल एनीवेयर इन द कंट्री। ये हमें अलाउ करता है हम किसी भी जगह कंट्री में जा सकते हैं। आप इमेजिन करो, इमेजिन ए स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली ट्रैवलिंग मुंबई फॉर ए जॉब अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर दिल्ली ही क्यों ले लेंगे, हम ये इमेजिन करेंगे जम्मू एंड कश्मीर का कोई स्टूडेंट है और आप ट्रैवल कर रहे हो फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर और दिल्ली की तरफ जा रहे हो या मुंबई की तरफ जा रहे हो जॉब ढूंढने के लिए या जॉब करने के लिए। जैसे बहुत सारे लोग दिल्ली बॉम्बे में जॉब कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझेंगे। ड्यूरिंग द माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस इन 2020 में माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस हुआ था क्योंकि कोविड-19 था। माइग्रेंट वर्कर जो थे उनको काम नहीं मिल रहा था, आप समझो ऐसे, ठीक है। ड्यूरिंग द माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस, जब माइग्रेंट वर्कर से एक क्राइसिस हो रहा था क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहे थे, कोविड-19 था। व्हेन द नेशन वाइड लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड ड्यू टू कोविड-19, जब कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हो गया, मिलियंस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स ट्राई टू रिटर्न टू देयर होम विलेजेस। जो भी माइग्रेंट वर्कर्स, फॉर एग्जाम्पल कोई दिल्ली में काम, जम्मू एंड कश्मीर का पर्सन है, वो दिल्ली में काम कर रहा है तो वो माइग्रेंट वर्कर बन गया। कोई जम्मू एंड कश्मीर का वो बॉम्बे में काम कर रहा है, वो माइग्रेंट वर्कर बन गया। अब जब वो काम कर रहे थे अचानक से लॉकडाउन हो गया, अब वो दिल्ली में फंसेंगे या वो मुंबई में ही है, तो वो चाहते हैं हम घर आ जाए, हम जम्मू एंड कश्मीर आ जाए। तो यही है, when the nationwide lockdown was imposed due to COVID-19, millions of migrant workers tried to return to their home villages। ठीक है, अपना घर आना चाहते थे। द राइट टू मूव फ्रीली वाज रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन उस टाइम वो अपनी मर्जी से दिल्ली से घर नहीं आ सकते थे या वो बॉम्बे से घर नहीं आ सकते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन था, उस टाइम रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई? राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी, रोका गया है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई ड्यू टू लॉकडाउन ऑर्डर गवर्नमेंट ने इशू किया है। एंड वर्कर्स फेस डिफिकल्टीज ट्रैवलिंग बैक, और वर्कर जो है वो घर नहीं आ पा रहे थे। आया समझ? मतलब क्या है, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? हाँ बिल्कुल, आपको राइट्स भी दिए गए हैं, आपको रिस्ट्रिक्शंस भी दिए गए हैं उनके ऊपर। अगर आपको याद होगा पहला लेक्चर फंडामेंटल राइट्स का, मैंने आपको बोला था दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी अप्लाइड। और वही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हम पढ़ रहे हैं। आपको राइट्स दिए गए हैं लेकिन
टाइम टू टाइम इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है। तो आप इजीली मूव कर सकते हो थ्रू आउट द कंट्री, लेकिन कोविड-19 आ गया तो आप नहीं मूव कर सकते हो। कोई एक्सटर्नल वार और एग्रेशन चल रहा है, फॉर एग्जांपल कोई भी फॉर इंडिया किसी कंट्री के साथ वार में सपोज इन्वॉल्व हो रहा है, तो दैट उस टाइम भी आप फ्रीली मूव नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर है। तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है? हाउएवर ज्यूरिंग इमरजेंसीज, कोई भी इमरजेंसी लगती है, पेंडेमिक हो गया जैसे कोविड-19, द गवर्नमेंट कैन इम्पोज ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस सच एज लॉकडाउन। गवर्नमेंट जो है ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, जैसे कि लॉकडाउन लगा लिया। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये था फोर्थ राइट अंडर आर्टिकल 19। यहाँ तक समझ में आ गया? क्योंकि अब हमें 2 राइट समझने और आर्टिकल 19 हमारा खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन फिफ्थ राइट हमारे पास अंडर आर्टिकल 19, व्हाट डज द राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया मीन फॉर पीपल लाइक यू एंड मी? बोला जाता है राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। हम किसी भी पार्ट कंट्री के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं, रिजाइड कर सकते हैं, सेटल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई जम्मू एंड कश्मीर का वो दिल्ली में सेटल हो गया, कोई दिल्ली का है वो मुंबई में सेटल हो गया। बोलते हैं ना कि वो अब ये यहाँ रहता है तो सेटल किसी और जगह हो गया। तो ये आपको दिया जाता है आर्टिकल 19 के अंदर, ये राइट आपको दिया गया है। आपको कोई नहीं बोल सकता कि आप दिल्ली के हो, आप मुंबई क्यों गए हो, आप जम्मू एंड कश्मीर को आप दिल्ली क्यों रहने के लिए गए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको आर्टिकल 19 ये बोल रहा है। अब देखो हम समझेंगे, इट मीन्स यू कैन लिव एंड वर्क एनीवेयर इन इंडिया। इसका मतलब आप इंडिया में कहीं पर भी रह सकते हो, ठीक है, आप कहीं पर भी काम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन मूव फ्रॉम केरला टू बेंगलुरु। आप केरला से बेंगलुरु जा सकते हो फॉर ए न्यू जॉब और एजुकेशन, पढ़ाई के लिए बेंगलुरु जा सकते हो। आप नया जॉब, आप दिल्ली में जॉब कर रहे थे, आप मुंबई जॉब कर सकते हो। आप जम्मू एंड कश्मीर में जॉब कर रहे थे, अब आप बोल रहे हो कि मैं मुंबई में जॉब करूंगा, आप इजीली जा सकते हो। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझो, आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन जम्मू एंड कश्मीर 2019। देखो जम्मू एंड कश्मीर का एग्जांपल ली मैंने। जब आर्टिकल 317 जो है हटाया गया है 2019 में, सिटीजन्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो सिटीजन्स थे बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में, जैसे दिल्ली में, मुंबई में, केरला में, कर्नाटका में, हैदराबाद में, तेलंगाना में, ठीक है, इन जगहों पर वायर अलाउड टू सेटल इन द रीजन, वो अब जम्मू एंड कश्मीर में सेटल हो सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 370 से पहले नहीं, आर्टिकल 370 उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। लेकिन आर्टिकल 370 जब रिवोक किया गया है इन 2019, जो सिटीजन्स बाकी स्टेट्स के हैं इंडिया के अंदर, वो अब यहाँ पर सेटल हो सकते हैं। वेयर अलाउड टू सेटल इन द रीजन एंड पीपल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर कुड आल्सो मूव फ्रीली टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री विदाउट रिस्ट्रिक्शन। और जम्मू एंड कश्मीर के लोग भी बाकी पार्ट्स ऑफ कंट्री में जा सकते हैं। आ रही बात समझ? कंट्री में कहीं पर भी जा सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस, सम रीजन्स लाइक ट्राइबल एरियाज मे एक्वायर स्पेशल परमिट्स फॉर नॉन रेजिडेंट्स टू सेटल देयर। कुछ रीजन्स ऐसे हैं जैसे कि ट्राइबल एरियाज, वहाँ पर परमिशन आपको चाहिए, ठीक है, वहाँ अगर सेटल होना परमिशन के बगैर आप नहीं जा सकते हो, जो वहाँ के रेजिडेंट्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर का ये हिस्सा हम बोलेंगे ये ट्राइबल एरिया है। अब सपोज मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ट्राइबल एरिया में, इस एरिया में रह सकता हूँ। अगर मुझे इस जगह रहना है, सपोज इस वाले बॉक्स में रहना है, इस वाले बॉक्स में रहना है, मैं आराम से जा सकता हूँ, इस एरिया में रह सकता हूँ। या मुझे यहाँ जाना है, मैं आराम से जा सकता हूँ, इस एरिया में रह सकता हूँ। लेकिन मुझे इस ट्राइबल एरिया में जाना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं नहीं रह सकता हूँ, मुझे परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि मैं यहाँ का इस ट्राइबल एरिया का रेजिडेंट नहीं हूँ, नॉन रेजिडेंट्स, ठीक है, जो भी नॉन रेजिडेंट्स होते हैं मुझे यहाँ पर परमिशन लेना पड़ेगा। तो इसलिए बोलते हैं ना ट्राइबल एरियाज में आप नहीं जा सकते, आपको परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि उनके अपने राइट्स होते हैं, वो वायलेट नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ आपको पूरा माइंड में रखना है, ठीक है। ये भी हो गया। लास्ट राइट जो है आर्टिकल 19 के अंदर, दैट इज सिक्स्थ राइट। वो क्या है? राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। आप कोई भी प्रोफेशन हो, फॉर आप इंजीनियर आप बनना चाहते हो, डॉक्टर आप डॉक्टर बन सकते हो, आप डॉक्टर आप बिजनेस करना चाहते हो आप बिजनेस कर सकते हो, आप बिजनेस कर रहे हो आप पढ़ाना चाहते हो आप एजुकेटर भी बन सकते हो, आप पढ़ा रहे हो आपको गाड़ी चलाना चाहते हो आप गाड़ी भी चला सकते हो, आप गाड़ी चला आप बोलते हो मुझे पायलट बनना है पायलट भी बन सकते हो, आप पायलट बन के आपने बोला मुझे आर्मी में जाना आप आर्मी में जा सकते हो। जो मर्जी है आप वो प्रोफेशन ले सकते हो, एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में मूव कर सकते हो। मतलब क्या है? फाइनली व्हाट डज द राइट टू प्रैक्टिस इन एनी प्रोफेशन अलाउज अस टू डू। राइट का पता चला, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। यही बोला जाता है, ये हमें अलाउ क्या कर रहा है? आपको बोला इट मीन्स वी कैन चूज एंड प्रैक्टिस एनी लॉफुल प्रोफेशन। देखो लॉफुल यहाँ पर की वर्ड है, ये नहीं कि आप ड्रग्स बोलोगे मुझे ड्रग्स सप्लाई करना है, आप ये नहीं बोलोगे मुझे वेपन सप्लाई करना है, आर्म्स मुझे सप्लाई करना नहीं, आप वो नहीं कर सकते, दैट इज वो अनलॉफुल हो गया।
आप ये नहीं बोल सकते मेरा प्रोफेशन, अब लोगों की किडनियां निकालोगे फिर उनको बेचोगे, बोलोगे मेरा ये प्रोफेशन है, नहीं, दैट इज वो अनलॉफुल है। तो अनलॉफुल प्रोफेशंस आप अडॉप्ट नहीं कर सकते हो, दैट मीन्स आपको लॉफुल प्रोफेशंस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वही लिखा गया, इट मीन्स वी कैन चूज एंड प्रैक्टिस एनी लॉफुल, कोई भी लॉफुल प्रोफेशन। यू कुड बी ए टीचर, आप टीचर बन सकते हो। यू कुड बी ए लॉयर, आप कोर्ट में काम कर सकते हो। और इवन ग्राफिक डिज़ाइनर, आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो अपनी मर्जी। जैसे 2000 सॉरी जैसे एग्जांपल हम समझेंगे, इन 2020 में क्या हुआ, ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, कोविड-19 पेंडेमिक था, द गवर्नमेंट अलाउड मेडिकल प्रोफेशनल्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स टू प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल्स अक्रॉस इंडिया टू असिस्ट इन मैनेजिंग द हेल्थ क्राइसिस। आपको पता होगा कि जब 2019 में कोविड-19 हो गया था, फिर जो भी गवर्नमेंट ने अलाउ किया था, जो भी मेडिकल प्रोफेशनल्स थे उनको अलाउ किया गया है गवर्नमेंट ने कि डिफरेंट स्टेट्स में आप क्या कर सकते हो, वहाँ असिस्ट कर सकते हो, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में क्राइसिस हो गई थी, डॉक्टर्स की ज़रूरत होती थी, मेडिकल प्रोफेशनल्स की ज़रूरत थी। तो फिर हॉस्पिटल से भी जो MBBS कर रहे थे सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फाइनल ईयर में, उनको भी हॉस्पिटल्स में फिर लगाया गया था लोगों की ट्रीटमेंट के लिए। आ रही बात समझ? तो इस तरीके से उनको अलाउ किया गया, दैट मीन्स आप ये प्रोफेशन कर सकते हो। ठीक है, डॉक्टर्स, नर्सेज एंड अदर मेडिकल स्टाफ फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री वायर गिवन परमिशन टू प्रैक्टिस इन द वर्स्ट स्टेट रीजन्स, और उनको परमिशन मिला प्रैक्टिस करने के लिए, तो फिर वो जिन जिन जगहों पर उनको अलाउ किया गया काम करने के लिए, वहाँ पर काम करने के लिए जा रहे थे। रिस्ट्रिक्शंस, हाउएवर टू प्रैक्टिस सर्टेन प्रोफेशंस, कुछ प्रोफेशंस को प्रैक्टिस करने के लिए, लाइक लॉ और मेडिसन, अगर आपको लॉ कानून में काम, आप जज बनना चाहते हो, हाई कोर्ट जज जो भी है, लॉ या मेडिसिन में आप काम करना चाहते हो, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस, लाइसेंस आर रिक्वायर्ड, क्योंकि आप नहीं बोल सकते हो मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के लिए आपके पास MBBS की डिग्री चाहिए ना, तो वो आपको लॉ में काम करना है, जज या हाई कोर्ट में या एडवोकेट या लॉयर बनना है, तो आपके पास एक लाइसेंस होनी चाहिए, आपके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। आ रही बात समझ? तो ये रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बोला था, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पर हैं। ये नहीं बोलोगे कि सपोज मैं अगर इंजीनियर हूँ, आई विल से कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं अब इसका ऑपरेशन करूँगा, नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं है डिग्री MBBS की। हाँ, अगर मेरे पास MBBS की सर्टिफिकेट है, मेरे पास लाइसेंस है, सो आई कैन डू इट। आ रही बात समझ? तो क्लियर हो गया? तो ये चीज़ आपको समझना है। तो यही हो गया रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर आपने देखा होगा, मैंने आपको बोला हमें जो हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, हमारे पास ओरिजिनली 7 राइट्स थे। ठीक है, और मैंने आपको बोला था आर्टिकल 31 भी था, राइट टू प्रॉपर्टी, ये भी राइट था, लेकिन एट प्रेजेंट हमारे पास 6 राइट्स है। और आर्टिकल 30 जो था राइट टू प्रॉपर्टी, इसको डिलीट किया गया अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ठीक है, ये हो गया और इसको लीगल राइट बनाया गया था। ठीक है, लेकिन इसी तरीके से हमारे पास राइट टू क्या बोलते हैं, आर्टिकल 19 के अंदर ओरिजिनली 7 राइट्स थे, लेकिन अभी तो मैंने आपको 6 ही बोला, एट प्रेजेंट हमारे 6 हैं, तो एक को डिलीट किया गया था जो आर्टिकल 19 के अंदर। जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स में हमने आर्टिकल 31 को हटाया, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया था, इसी तरीके से आर्टिकल 19 के अंदर जो हैं एक राइट को हमने डिलीट किया था। यही लिखा है, राइट टू एक्वायर, होल्ड और डिस्पोज प्रॉपर्टी, इसको डिलीट किया गया 1978 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन है, डिड यू नो दैट राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम आर्टिकल 19? क्या आपको पता है राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, उसको डिलीट किया गया आर्टिकल 19 से? वाई डू यू थिंक दिस हैपन? ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों किया गया, डिलीट क्यों किया गया? आपके माइंड में ये क्वेश्चंस आने चाहिए, तब आपको क्लैरिटी हो जाएगी। यस, द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 रिमूव दिस राइट फ्रॉम आर्टिकल 19। हाँ, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जो लाया गया, इसने इस राइट को रिमूव किया है आर्टिकल 19 के अंदर जो था। अर्लियर सिटीजन्स कुड बाई और सेल प्रॉपर्टी फ्रीली, अर्ली सिटीजन्स ईजिली प्रॉपर्टी को बाई भी कर सकते थे और सेल भी कर सकते थे, बट नाउ दिस राइट इज रेगुलेटेड बाय अदर लॉज, लेकिन ये राइट जो है इनको रेगुलेट किया गया है बाकी कानून के जरिए से। जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, द सिंगूर लैंड, ठीक है, सिंगूर लैंड एक्विजिशन केस वेस्ट बंगाल में एक केस है, आप नाम याद रखो इस केस का। ये आपको केसेस याद नहीं रखने हैं एग्जाम के लिए, आपको ये रखने हैं सिर्फ याद कि हाँ ऐसी चीज़ें हो गई है, ये आपका एक बैकग्राउंड तैयार कर देता है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो ये केस क्या है, सिंगूर लैंड एक्विजिशन केस इन वेस्ट बंगाल इज एन एग्जाम्पल वेयर द स्टेट गवर्नमेंट एक्वायर्ड फार्म लैंड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। ये एक ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने
एक फार्म लैंड लिया था, ठीक है, हासिल किया था एक इंडस्ट्री बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बनाने के लिए, विच लेड टू पब्लिक आउटक्राई, लेकिन पब्लिक को ये ठीक नहीं लगा। द गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट, गवर्नमेंट ने क्या आर्गूमेंट किया, दैट एक्वायरिंग द लैंड वाज फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, गवर्नमेंट ने बोला जो हमने ये लैंड लिया था इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये लोगों के इंटरेस्ट के लिए था। बट फार्मर्स कंटेस्टेड दैट, फार्मर्स ने बोला द राइट टू प्रॉपर्टी वाज बीइंग वायलेटेड, जो राइट टू प्रॉपर्टी हमारे पास है, हमारे पास राइट है, प्रॉपर्टी हमारे पास, जो राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है। आ रही बात समझ, ठीक है। पोस्ट द अमेंडमेंट, अमेंडमेंट जब हुआ था उसके बाद, मतलब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 जब हुआ और इस राइट को रिमूव किया गया, द राइट इज नॉट ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 9, अब ये राइट आर्टिकल 19 का पार्ट नहीं है, बट इट इज स्टिल प्रोटेक्टेड एंड रेगुलेटेड अंडर अदर लॉज, लेकिन इसी राइट को हम प्रोटेक्ट, आप बोलोगे सर ये अगर हमारे पास ये राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी का, तो अब इसको रिमूव किया गया, तो अब तो कोई भी प्रॉपर्टी जो है उसको गवर्नमेंट ले सकता है, जो मर्जी करना चाहेगा, नहीं, बाकी कानून भी हैं वो भी इस चीज़ को रोकता है, रेगुलेट करता है, बट इट इज स्टिल प्रोटेक्टेड, स्टिल ये प्रोटेक्ट करता है, रेगुलेटेड अंडर अदर लॉज लाइक द लैंड एक्विजिशन एक्ट। बहुत सारी मूवीज़ में दिखाया जाता है ना कि लोगों को ज़मीन छीना जाता है और उनको पैसे दिए जाते थे ज़बरदस्ती कि ये हमारे पास लैंड, राइट टू प्रॉपर्टी, वो ये, तो फिर कानून होता है, फिर उनको रोका जाता है कि इस तरीके से ये आप ये नहीं कर सकते हो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। नाउ कैन द गवर्नमेंट लिमिट एनी ऑफ दीज राइट्स, क्या गवर्नमेंट कोई भी राइट लिमिट कर सकता है? इफ़ सो अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस, यस गवर्नमेंट जो है इन राइट्स को लिमिट कर सकता है, इन राइट को आप बोल सकते हो रोक सकता है। आ रही बात समझ, क्यों रोक सकता है? जो भी मैंने ऊपर आपको राइट्स बताए ना, 6 राइट्स, क्या गवर्नमेंट इन राइट्स को लिमिट कर सकता है, किसी भी राइट को, और किन किन सर्कमस्टेंसेस में इनको लिमिट कर सकता है? हमेशा तो नहीं कर सकता, लेकिन जैसे मैंने को बोला कोविड-19 उस टाइम पे राइट टू मूव फ्रीली आप नहीं जा सकते हो, क्यों? क्योंकि कोविड है, तो आप जिस जगह पर वहाँ पर ही बैठ सकते हो, तो आपका राइट वहाँ पर आप, हम वो नहीं बोलेंगे आपका राइट वायलेट हो रहा है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। यस द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस टू इंश्योर पब्लिक ऑर्डर, क्यों? पब्लिक ऑर्डर को इंश्योर करने के लिए, मोरालिटी के लिए। मोरालिटी का मतलब ये है कि एग्जांपल मैं बताऊंगा, राइट टू मूव फ्रीली, आप फ्रीली जा सकते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो दैट डजंट मीन कि आप यहाँ से जा रहे हो और यहाँ से जा रहे हो कपड़े पहनने के बगैर, आपने कपड़े ही नहीं पहने और आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, ये हो गया, इसी को बोलते हैं मोरालिटी। आ रही बात समझ, मोरलिटी यही हो गया कि रीजनेबल टू इंश्योर मोरलिटी, तो आपको ये माइंड में आना चाहिए कि आपको रोक सकते हैं, अरे भाई कैसे चल रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं ये बोल रहा हूँ, या कोई नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है, आप कोई भी कुछ भी बोल रहे हो, या ये भी आप बोल सकते, आप रास्ते में चल रहे हो और आपने किसी को फॉर एग्जांपल किसी फीमेल के साथ लड़ाई की और उसको गालियाँ निकाले आपने, तो आपको रोका जाएगा, आपको बोला जाएगा आपको ये नहीं, आप नहीं बोल सकते किसी को, ये मोरलिटी हो गया। आ रही बात समझ, पब्लिक ऑर्डर आपको पता ही है, कोई लॉ वायलेट हो रहा है, नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है, तो तब इन चीज़ों में आप क्या कर सकते हो कि नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट, राइट टू स्पीक फ्रीली, आप फ्रीली स्पीक कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप किसी एनिमी कंट्री के साथ आप कुछ भी बोल सकते हो, उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हो अपने कंट्री के बारे में, तो वहाँ पर आपको रोका जा सकता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ अनरेस्ट, जब अनरेस्ट होता है, सेक्शन 144 लगाया जाता है टू रिस्ट्रिक्ट पब्लिक गैदरिंग्स टू प्रिवेंट कियोस, ठीक है। जब भी अनरेस्ट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी जगह, तो फिर क्या करता है सेक्शन 144, फिर लोगों को वहाँ पर गैदरिंग से रोका जाता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम समझेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। इन शाहीन बेग प्रोटेस्ट, देखो 2019 में केस चल रहा था अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आ गया था ये एक्ट, हाँ ये एक्ट आ गया था। इसमें क्या होता था, दिल्ली पुलिस इम्पोज सेक्शन 144, दिल्ली पुलिस ने एक सेक्शन लगाया था सेक्शन 144, क्यों? टू प्रिवेंट द असेंबली ऑफ मोर देन 4 पीपल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, 144 सेक्शन जो था ये क्या बोल रहा है, ये 4 या 4 से ज़्यादा लोगों को, ये 4 से ज़्यादा लोगों को, 4 लोग मिल सकते हैं, 4 से ज़्यादा लोग नहीं मिल सकते, 5th पर्सन नहीं आ सकता है और इनके साथ ग्रुप में बैठ सकता है, ठीक है। टू प्रिवेंट द असेंबली ऑफ मोर देन 4 पीपल इन एन एरिया, द गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट द प्रोटेस्ट कुड लीड टू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर ये इसको अलाउ किया जाएगा। एंड दिस वाज द रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, तो ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाई गई थी क्योंकि पब्लिक ऑर्डर को हमें देखना था, ठीक है, क्लियर हो गया।
समझ में आ गया। तो फाइनली अगर हम देखेंगे जो हमने आर्टिकल 19 के 6 राइट्स पढ़े हैं, इन सभी राइट्स को अगर देखा जाएगा, द राइट टू फ्रीडम अलाउज अस टू, देखो राइट टू फ्रीडम हमने पढ़ा, अलाउज अस टू एक्सप्रेस यूनियंस, ट्रेवल फ्रीली, फॉर्म एसोसिएशंस। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी, हमारी डेमोक्रेसी के फाउंडेशन है। बट इट आल्सो कम्स विथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, लेकिन कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हमारे हैं, जैसे कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तभी लगाए जाते हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि किस सिचुएशन में हमें बोलना है, किस सिचुएशन में हमें नहीं बोलना है, किस सिचुएशन में हमें जा सकते हैं बाहर, किस सिचुएशन में नहीं जा सकते। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस टू बैलेंस इंडिविजुअल राइट्स विथ पब्लिक सेफ्टी। ये था आर्टिकल 19। मैंने पहले भी बोला आपको आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इसको लेमैन लैंग्वेज में और यू कैन से एक प्रैक्टिकल जरिए से नहीं समझोगे, तब तक ये समझ में नहीं आएगा। पढ़ा तो मैं सकता हूँ इसको 10-15 मिनट में भी, पढ़ा लिया मैंने, फर्स्ट राइट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, लेकिन अगर आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है उस पढ़ाने का। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 20, ये हम करेंगे कल। आर्टिकल 20 और 21 ये दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इसको ख़त्म करने के बाद फिर हमें बहुत कम टाइम लगेगा, 2 लेक्चर्स में और वो फिनिश हो जाएगा। आपका फंडामेंटल राइट्स का यूनिट कंप्लीट हो जाएगा हमेशा के लिए। और उसके बाद हमारे पास ईजी चैप्टर्स है, बहुत ईजी चैप्टर्स है। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, कुछ मतलब वो ईजीली जो है पले पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।